नमस्कार। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, विगत लगभग 100 दिनों से यह पूरा भारतवर्ष और पिछले 8 महीनों से संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चपेट में है और हर वर्ग के लोग इस महामारी से जूझने को मजबूर हैं। यह कोरोना न सिर्फ महामारी है, बल्कि हम यह भी कह सकते हैं कि यह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक प्रायोजित महायुद्ध के तौर पे भी हम इसको देख रहे हैं और इसमें हम तमाम लोगों को इसी से जूझना है, इससे लड़ना पड़ रहा है। एक बात तो दिगर सत्य है कि किसी भी महामारी पे या किसी प्रकार का संकट हो, महायुद्ध हो, अगर हम उस पर वाकई विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें हम जनमानस को ही सबसे ज़्यादा सहयोग करना पड़ता है। और जब तक हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर न होंगे, स्वावलंबी न होंगे, तब तक इस महामारी से हम लोग निजात नहीं पा सकते हैं। हमारा साहित्य लगातार पिछला इतिहास यह साक्षी है कि जब जब इस तरह का कभी विश्व युद्ध हुआ या हमारा आंतरिक युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चाइना का युद्ध हुआ, इन तमाम अवसरों पर हमारे साहित्यकारों ने अपनी कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से या अपनी लेखनी के माध्यम से देश को, देश के नागरिकों को हमेशा जागरूक किया है। कुछ इसी परिदृश्य को लेकर हम आज आपके बीच उपस्थित हुए हैं और आज जो हम लोग परिचर्चा करेंगे उसमें इस कोरोना काल में ये एक क्या साहित्यिक परिदृश्य बना है, इसी परिदृश्य में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य की बड़ी सेवा की है। कहानी, कविता, ललित निबंध आदि के माध्यम से ये लगातार लिखते चले आ रहे हैं। समय सापेक्ष चीज़ों को ये लगातार लिख रहे हैं और इन पर इनकी बड़ी पैनी नज़र है। केंद्रीय विद्यालय से अवकाश प्राप्त प्राचार्य हैं। हमारे ठीक बाईं ओर हैं डॉक्टर विनम्रता जी, जो महिला शिल्प कला भवन महाविद्यालय में अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका हैं। गहरी संवेदना से जुड़ी हुई हैं और साहित्य पर इनकी बड़ी पैनी नज़र रहती है। कोरोना को भी ध्यान में रखकर इन्होंने भी सृजन किया है और लगातार साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में इनकी भूमिका रहती है। तो जैसा कि हमने कहा कि आज का यह कोरोना काल और इस कोरोना काल का साहित्यिक परिदृश्य कैसा है, कैसा होना चाहिए, हम इसी को लेकर पहले बात करना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी जी सर आपसे होगा कि अभी जो एक अप्रत्याशित कालांश जो भी चल रहा है कोरोना का, इस कोरोना का जनमानस पर किस तरह का असर पड़ा है और आप इसे किस रूप में देखते हैं? दरअसल जनमानस पर कोरोना का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। यह सबसे बेहतरीन तरीके का जो प्रभाव जनता के ऊपर आया है वह संयम, आत्मसंयम, नियंत्रण, निषेध और जीवन को कृत्रिमता से सहजता की तरफ लौटा लाने की एक शिक्षा इस वैश्विक महामारी या चीन के द्वारा प्रायोजित तृतीय विश्व युद्ध भी इसे कह सकते हैं के कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जीवन के उन संकटापन्न स्थितियों ने हमें पीछे लौटाया है हमारे संत युग की तरफ। हमारे वनाश्रम व्यवस्था की तरफ, जिन दिनों राजा महाराजा के बेटे भी अपने राज्य के सुखों से वंचित करके जीवन को तपाने के लिए ऋषि आश्रमों में भेजे जाते थे। और जीवन का जो शिल्प उन दिनों जरूरी हुआ करता था किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए, वह अपने आप सामान्य जनता में बृहद तरीके से उतरा है, क्योंकि वह आज की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। और इसका प्रभाव जो कुछ भी हुआ है वह जाना हुआ है हम सबका। सारी दुनिया जानती है कि हमने क्या छोड़ा है, कहाँ बंदिशें लगाई हैं अपने ऊपर, कहाँ लगाम लगाए हैं अपनी इच्छाओं पे, अपने रहन सहन पे, अपनी यात्राओं पे, अपनी चंचलताओं पे। उनका सबसे बेहतरीन और सबसे सार्थक असर प्रकृति पर हुआ है। नदियाँ साफ हुई हैं, पंछी, मिटती हुई नस्ल वाले पंछी जिनकी नस्लें गायब हो रही थी, लोग खोज रहे थे, वे अपने आप उभर कर पेड़ की डालियों पे झूलने लगे हैं। एक संगीत सामान्य जनता के बगान से लेकर खुले जंगलों तक चिड़ियों का कलरव एक नैसर्गिक संगीत के रूप में फूटा है। और
ऐसा लगता है जैसे जीवन अगर इसी ढर्रे से चले, प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ न करें, अपने लाभ के लिए प्रकृति मनुष्य के द्वारा बलात्कृत न हो, तो यह जीवन ज़्यादा सुघड़, ज़्यादा सुगम और ज़्यादा सुंदर बनता चला जाएगा। लेकिन मुश्किल यह है कि सरकार की बंदिशों के कारण भले ही लोगों ने मानी, लेकिन प्रबुद्ध लोगों के अलावा, चेतना संपन्न लोगों के अलावा एक बहुत बड़ा वर्ग है जनता का जो यह मानता है कि यह सरकार के द्वारा दी हुई सज़ा थी, इससे मुक्त होकर हम जीवन को फिर उसी रूप में और रुके हुए जीवन को और तेज़ और रफ्तार में लाकर कैसे कंपनसेट कर सकते हैं अपने पीछे के ठहराव को, यह स्थिति खतरनाक है। इस पर बंदिश लगाई जानी चाहिए और लोगों को इस चेतना से संपन्न करना चाहिए, अपने को देखकर उन लोगों को जो स्वयं सीख रहे हैं, जिन्होंने सीखा है और इसको अपनी ज़िंदगी में उतारा है, उनके नक्शे कदम पर सामान्य जनता को भी चलना चाहिए जो इसे सज़ा मान रहे हैं, जबकि यह वरदान सिद्ध हुआ है पूरी प्रकृति के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। निश्चित रूप से हम आपकी बात से सहमत हैं और सरकार ने इससे बचने के लिए लॉकडाउन भी लगाया। तो इस लॉकडाउन के बाद समाज में एक तरह का परिवर्तन भी आया है। आप किस रूप में देखते हैं कि इस परिवर्तन का साहित्य पर असर पड़ा है क्या? साहित्य निश्चित रूप से जब कभी भी समाज में कुछ घटित होता है तो उसकी परछाइयाँ साहित्य में पड़ती हैं। जो सजग साहित्यकार हैं वे इसी संसार का एक प्रतिसंसार रचते हैं शब्दों के माध्यम से अपने साहित्य में। वह साहित्य में लॉकडाउन या कोविड-19 का असर 3 तरीके से प्रतिफलित हुआ है। कविताएं लिखी गई हैं, उनके 3 स्तर हैं। एक स्तर है जिसमें आपसी सौहार्द, करुणा, परोपकार, भाईचारा, इन चीज़ों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ लोगों ने शब्दों का इस्तेमाल कविता के रूप में किया और एक बहुत बड़ा वर्ग कविता के इस स्वरूप से लाभान्वित हुआ और बहुत बड़े वर्ग ने इसे रचा। दूसरे तरह की कविता वह है जिसमें जीवन के संयम, जीवन के नियंत्रण, जीवन को सादगी के साथ प्रस्तुत करने की शिक्षा दी गई। तीसरी तरह की कविता है जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे सार्थक कविता है, जिसके शामिल किए बिना कोरोना काल के साहित्य का इतिहास कभी लिखा ही नहीं जा सकता है। बहुत सारे समकालीन कवियों ने कोरोना पर कविताएं लिखी, कोविड-19 पर कविताएं लिखी, होने वाले परिवर्तनों पर लिखी, मगर आपने एक बात कही है कि जनजीवन कैसे प्रभावित हुआ। जनजीवन जिस भी रूप में प्रभावित हुआ उसमें सबसे मारक स्थिति उन मजदूरों की थी जो रोटी खोजने के लिए अपना घर छोड़कर, सगा संबंधी और कुटुंब छोड़कर बड़े शहरों में जाते हैं और वहाँ तलाशते हैं। ये वे लोग हैं जो पूरे समाज को अपने कंधों पे उठाते हैं। किसी भी बड़े शहर के तमाम पुल, तमाम कारखाने जिनकी घायल तलहटियों पे उठे होते हैं, राजधानियों के सारे पुल जिनके जख्मी कंधों पे होते हैं, जो स्वर्ग रचते हैं, जो कुरूप धरती को खूबसूरत बनाते हैं, एक ही काम करते हैं, सबसे ज़्यादा उपेक्षित होने के बाद भी समाज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी काम करते हैं। और वे जहाँ जाते हैं, जिन मालिकों से कमाने के एवज, परिश्रम और पसीने के एवज थोड़ा सा न्याय मिलता है या नहीं भी मिलता, पैसे मिलते हैं उसके एवज, वे उन तमाम मालिकों को अपना माँ बाप समझते हैं और उनके प्रति एक अलग तरह का कमिटमेंट, एक अलग तरह की प्रतिबद्धता निरंतर निभाते हैं। उन लोगों को जब अचानक यह एहसास हुआ कि उन्होंने जो भी किया है वह बेजा गया है, क्योंकि उन्होंने तो दिन को मजदूरी की है और शाम को अपने पैसे लिए हैं, इसके अलावा मालिक से, उद्योगपति से, पूंजीपति से, कारखानों के मालिक से, ज़मींदारों से, या फिर फार्म हाउस के मालिकों से जिनके वीराने तोड़कर उन्होंने हरियाली दी है, जिनके नरकों को उन्होंने स्वर्ग बनाया है, जिनके दिन पर उन्होंने सोना मढ़ा है,
जिनकी शामें उन्होंने सुनहरी की हैं, जिनकी रातों पे चांदी भी छाया है, उन तमाम लोगों ने अपने उतारन और जूठन फेंक कर भी उन्हें रोके रखने की कोई पहल नहीं की। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विनम्रता जी। विनम्रता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक आपने भी इन तमाम परिदृश्य को बड़ी शिद्दत के साथ देखा है, महसूसा भी है, और चूँकि आप खुद ही एक संवेदनशील रचनाकार हैं, आप इन तमाम परिदृश्यों को साहित्य में किस तरीके से देखती हैं? और ख़ासकर आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, लगातार अभी कुछ युवा वर्ग कुछ ज़्यादातर इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इन तमाम परिदृश्यों को लेकर एक सजग रचनाकार किस तरीके से अपने आप को साहित्य में पिरोने का प्रयास किया है, और ख़ासकर युवा वर्गों ने क्या कुछ इस तरह का किया है? जी सर, जैसा कि आपने कहा साहित्य में इसका अभी युवा वर्ग ने क्या लिखा है या क्या उनकी भावनाएं रही हैं, तो कुछ भी ऐसा होता है, जैसे कि हम लोग हमेशा से कहते आ रहे कि साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है। तो कुछ भी सामाजिक घटता है हमारे समाज में, आसपास जो भी कुछ होता है उसका आईना बिल्कुल साहित्य में उभर कर आता है। और युवा अगर कवियों की बात करें तो हम कुमार विश्वास को देख सकते हैं, उन्होंने कितने मार्मिक तरीके से, उनकी 2-3 कविताएं आ गई अभी बीच में, और वो बताते हैं कि कैसे जो श्रमिक हैं, जो सर ने तो बहुत अच्छे से सब कुछ की व्याख्या कर ही दी है पहले ही, कि जो श्रमिक हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अपने गांव को वापस लौटना चाहते हैं, क्योंकि शहर में अब उनको पलायन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, कहीं भी उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मुहैया कराई गई, या कहीं भी जो कुछ ऐसे त्रुटियां रह गई जिनके कारण वो मजबूर हो गए कि नहीं, अब हमको अपने वापस अपने गांव, अपने देश चलना है। तो इस तरीके से कई युवा रचनाकार लिख रहे हैं, मैंने भी कुछ कविताएं लिखी हैं, आपसे साझा भी की हैं। तो वो है। और एक चीज़ और है कि सिर्फ सामाजिक ही नहीं है, सिर्फ साहित्य ही नहीं, जब ये संकट की घड़ी आई है तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरीके से, हर पक्ष पे लोगों पे प्रभाव पड़ा है। और चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग जब हम लोग पालन कर रहे हैं तो क्या होता है कि एक दूसरे से मिलना जुलना काफ़ी कम हो जाता है, और कहीं ना कहीं एक हमारे मन में एक ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है कि थोड़ा दूरी बना के रखना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्वार्थपरक भी हो गया है मनुष्य। कई बार ऐसे हम लोगों ने सुना है, कई न्यूज़ में ऐसे आए हैं किस्से, इंसिडेंट्स, कि अपने ही मृतकों के शरीर को लोग छूने से कतरा रहे हैं, अपने ही घर परिवार वालों को नहीं छूना चाह रहे। तो मनुष्य कितना स्वार्थी है कि कभी तो वो पूरी भावावेश से लिख भी रहा है, साहित्य में उसको प्रदर्शित भी कर रहा है। तो साहित्य के सिर्फ एक नहीं, दोनों ही पहलू हैं, कहीं सकारात्मक है तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक रूप में भी उसको लिखना ज़रूरी है, उसके बारे में भी बातें करना ज़रूरी है कि कैसे। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम लोग उन बुराइयों को निकाल के दिखा रहे हैं या उजागर कर रहे हैं तो उसका कुछ हमेशा एक नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा अरिस्टो जो हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, एक टर्म यूज़ किया, कथारसिस, कि कैसे आप दूसरे की पीड़ा, दूसरे का भय देख के उससे अपने आप को एकाकीकार करते हैं, और तब आपको लगता है कि नहीं, अगर ये मेरे साथ हुआ होता, मेरे साथ घटित हुआ होता तो क्या होता। तो उस वक्त आपकी जो सारी संवेदनाएं हैं वो उभर कर सामने आती है। तो फिर आप भी एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं, उसको साहित्य के माध्यम से प्रकट करें, या फिर आप सच में कुछ कर्म करके, कुछ अपने हाथों से भी करके उसको दिखाया जा सकता है। चलिए, आपने तो इन तमाम वर्गों पर आपने अपनी बात कही। अच्छा, चूँकि आप एक रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, तो एक साहित्यकार है वो बहुत दूर की चीज़ों को देखता है, दूरदृष्टा तो होते ही हैं वो तमाम चीज़। तो मान लीजिए, और एक साहित्यकार अगर अपनी नज़र से इन तमाम दौर को देखे, इन तमाम काल को अगर देखे, तो एक साहित्यिक दृष्टिकोण से इस तरह का कुछ समाधान निकाला जा सकता था इससे बचने के लिए, या कुछ समाधान निकलने की संभावना है? रचनाकारों ने क्या इन चीज़ों पर नज़र डाली है, या साहित्य में यह उभर कर आया है? क्या आप बिल्कुल है सर। सबसे पहले तो उसके बहुत रचनाकारों ने लिखा है, और मैं भी कहना चाहूँगी इसमें कि सबसे बड़ा समाधान ये है कि हमें वापस प्रकृति की ओर लौटना होगा। अगर हम, और शुरू से जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील कवि हैं, उन चाहे हिंदी में हमारे छायावाद के कवि हों, या अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की तरफ करें तो हमारे रोमांटिक्स हों, वो सब हमेशा प्रकृति से बहुत जुड़ के रहे हैं। और प्रकृति से जो हमें मिल सकता है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा उपयोगितावादी हो गए हैं, इतने ज़्यादा पूंजीवादिता, और जो कि अभी एक
दौर चल रहा था ग्लोबलाइजेशन का, उसमें इतना ज़्यादा हम लोग एक पट्टी बांधे हुए थे अपने आँखों पे, पूंजीवाद की पट्टी बांधे हुए थे, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और हमने सीखा है इस लॉकडाउन में कि कैसे कम रिसोर्सेज में भी हम लोग रह सकते हैं और बहुत आसानी से रह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, वही जो अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो वही जो हम बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची भी कर दिया करते थे, वो सब सीमित हो गया, बहुत सीमित हो गया। तो हम उसको सीमित कर सकते हैं। हम वापस से कुछ स्तर पे बहुत ज़्यादा अगर यथार्थवादी सोच रखें तो बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतना आगे हम लोग बढ़ चुके हैं कि अचानक से पीछे लौटना भी बहुत मुश्किल होगा। अचानक से हम पीछे नहीं लौट सकते, लेकिन हाँ, प्रकृति की तरफ कहीं ना कहीं लौटना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम समझ गए कि एक छोटा सा विषाणु अगर हमें इस तरह की परेशानी में डाल सकता है, तो हमारे लिए प्रकृति की तरफ लौटना कितना ज़रूरी है। जैसा कि बहुत जगह सुनने को मिला कि हिमालय भी दिखाई पड़ने लगा, आसमान साफ हुआ, बहुत सारी चीज़ें। साहित्यकारों ने ये जो समग्र संसार का जो साहित्य है, विश्व का साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, इन तमाम तरह के साहित्यों में भी किस प्रकार कुछ इसको रचा गया है, या किस तरीके से कुछ रचने की संभावना परिलक्षित नज़र आ रही है? जो रचा गया है उसमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ सामने आई है कि समाज में भले दो तरह के लोग होते हैं, उनकी मात्रा या उनकी संख्या आटा में नमक जितनी होती है। एक तरह के लोग हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में विश्वास रखते हैं कि चाहे जैसे भी बन पड़े, हमें चमकदार पहनना है, हमें डिलीशियस खाना है, हमें महंगी से महंगी गाड़ी बदलनी है और उस पर चलना है। दूसरी तरफ के लोग हैं कि वे कहते हैं कि नहीं, साधन की पवित्रता के आधार पर हमें जो उपलब्ध होगा हम वही करेंगे और मूल्यों को छोड़कर हम नहीं जिएंगे। जो लोग मूल्यों को छोड़कर नहीं जीने की बात करते हैं, वे पहले से ही प्रकृति की सहजता में यकीन रखते हैं और कोई पिछला दरवाज़ा वे नहीं, उनके ईमान का धूमिल के शब्दों में कोई संडास के बगल में खुलने वाला एरिया नहीं है, इसलिए उन्हें कोई भय नहीं है। जो लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले हैं, जो आटा जितने हैं, ये लोग नमक जितने हैं, तो उन लोगों के भीतर एक माया, उन लोगों के भीतर एक अंधा भरोसा दूसरों पर करने का, और उसी भरोसे के भीतर दूसरे को छलने का मादा निरंतर रहा है। यह बात साफ हुई है इस दरमियान। मैडम ने जैसा कहा कि बहुत सारे लोग अपने ही घर में मृत लोगों को छूने से, या अगर पॉजिटिव हो गए हैं तो पत्नी और बच्चे और बहू और कोई नहीं जा रहा। ऐसी लघु कथाएं लगातार आई हैं, छपी हैं, लिखी गई हैं कि कुत्ता साथ साथ हॉस्पिटल तक गया, दरवाजे पर बैठा रहा और ठीक होकर निकलने के बाद वो कुत्ता उनके साथ रहा। उन्होंने पलट के देखा, घर का कोई आदमी खबर मिलने के बाद भी कि ठीक होकर नहीं आया, और वहाँ से उस आदमी ने एक जोगी संत की मुद्रा अपना ली और पता ही नहीं लगा कि वह कहाँ चला गया। तो यह जो मोह टूटा है, यह जो सिद्ध किया है, वह सबसे बड़ी उपलब्धि इस काल की है कि बेसिकली हर मनुष्य सेल्फिश होता है, और जो व्यक्ति इस सेल्फ पर जितने बेहतर तरीके से नियंत्रण करता है, उसी के हिसाब से वह बड़ा होता जाता है। सो कॉल्ड बड़ा नहीं, सचमुच बड़ा होता जाता है, महत्ता और महानता की ओर वह बढ़ता है। ये संबंधों का समझा जाए कि एक तरीके से मोह भंग हुआ है। यह मोह भंग होना एक बहुत बड़ी बात है निश्चित रूप से, लेकिन इसी में बहुत सारे लोग जो कुछ अमानवीय भी हो गए थे, जो संबंधों को समझते भी नहीं थे, वैसे लोगों के भीतर संवेदना भी जगी है। अपने अगर किसी परिवार के सदस्य को उन्होंने खोया हुआ देखा है तो उसके प्रति एक संवेदना भी जगी है और एक मानवीयता भी आई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह कोरोना महामारी हमको मानवीय ही बनाया है, और बहुत रूप में नैसर्गिकता की ओर हम पुनः वापस आए हैं। और मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं रचनाकारों को अस्थायी या अस्थायी एक निराकरण कहते हैं, निराकरण कहीं ना कहीं कुछ देगा। आप क्या किस रूप में देखते हैं इसे? नहीं, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल मुनासिब है। एक आजमाया हुआ दर्शन है कि जिसके पास अपने से ज़्यादा रोटी होगी, फेंकने से ज़्यादा बेहतर वह किसी को दे देना समझेगा, वह चाहे जितना भी न्यूट्रल आदमी। और जो भूखा होगा, जिसको रोटी की कमी होगी, वह रोटी के लिए ललकेगा और जहाँ से भी इज्जत की मिलेगी वह उसे ग्रहण करेगा। संबंधों में, संवेदनाओं में यह बात आई है
और इसी रूप में दोहरा लाभ हुआ है। बड़ी अच्छी बात मैडम ने विरेचन की कही है, कैथाइसिस। तो वह जैसे कुआं उड़ा दिया जाता है तो वह साफ हो जाता है, पानी उसमें निर्मल, पवित्र, पारदर्शी, आवेग विहीन जमा होता है, जिसको हम बिना छाने, बिना रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारे शुद्ध मानकर पी सकते हैं। उसी तरह जब मनुष्य किसी भी कारण आंसू बहाता है तो उसका चित्त साफ होता है। इस विरेचन का मतलब है, अरस्तु इस बात के लिए ही कहता है कि आंसू बहाना जैसे निर्मल चित्त का होना है, ठीक वैसे ही कुआं उड़ाने के बाद नए पानी का उसमें आना है। मनुष्य के भीतर नई भावनाएं किन्हीं न किन्हीं रूप में, जैसा जिसका बर्तन है उसके हिसाब से चीज़ें उसमें अटी हैं, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी। बहुत सारे लोगों के लिए यह एक बहुत ही भ्रष्ट समय के रूप में आया है, जिनके घर रोटियां नहीं थीं, जिनके बच्चे उदास बैठे थे, जो घर नहीं आ पा रहे थे, उनके प्रॉब्लम दूसरे हैं, उनके चश्मों का नंबर दूसरा है इस चीज़ों को देखने का। हमारे आपके जिनके घर भरे हुए हैं और फिजूल खर्ची से बच के हम उतना सारा कुछ बैठे बैठे घर में उपलब्ध कर ले रहे हैं, एक फ़ोन कर रहे हैं और महीना भर की चीज़ें घर में पहुंच जा रही हैं या हम ले आ रहे हैं। उन लोगों के पास चश्मे का दूसरा नंबर है इन चीज़ों को देखने का। हम बिल्कुल विरोधी तरीके से देख रहे हैं। एक आदमी इस तरफ से देख रहा है, दूसरा आदमी उसी चीज़ को, या यूँ समझिए कि 9 को, इंग्लिश के 9 को नीचे और ऊपर से देखने का प्रक्रिया है, जो किसी के लिए 6 और किसी के लिए 9 है। किसी के लिए आधा ग्लास पानी, आधा भरा हुआ ग्लास है और किसी के लिए आधा खाली ग्लास है, या नकारात्मक दोनों ही स्थितियाँ पैदा हुई हैं इससे। अब हमारे ऊपर है कि हम किस तत्व को ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने अनुभवों में शामिल करते हैं, अपनी अमीरी क्या जोड़ के अपने से महसूस करते हैं, या व्यक्तिगत है, हर आदमी पर अलग अलग निर्भर करता है। डॉक्टर विनम्रता जी, तो अभी जिस परिदृश्य के बारे में अभी डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी जी ने बताया, एक चीज़ मैंने देखा, इसमें महसूस किया कि जो समाज का सबसे नीचे तबके का व्यक्ति है, जिसे हम हाशिए के लोग कहते हैं, ख़ास तौर पे जो हमेशा भय, भूख और गरीबी से लगातार विचलित होते रहे हैं। अच्छा, भय, भूख और गरीबी वाली चीज़ें लगातार साहित्यकारों को प्रभावित करती भी रही हैं। निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं एक साहित्य के लिए सुखद संयोग बनाता है। आप क्या कहना चाहती हैं इसमें? ये तो आपने सही कहा, जैसे कि अगर हम याद करें तोड़ती पत्थर, तो सही बात है। जब आप देखते हैं कोई भी ऐसे मज़दूर को, और जब हम लोगों ने देखा अभी ऐसे लाखों की तादाद में मज़दूर लौट रहे थे, दिहाड़ी मज़दूर अपने अपने घरों को लौट रहे थे, उनके पास 1400 किलोमीटर सब पैदल चले हैं, साइकिल पे चले हैं, तो उनकी जो व्यथा होगी वो हम लोग सिर्फ, वो कहते हैं ना, वो क्या जाने पीर पड़ाई जाके पैर न फटे बिवाई, हम लोग बस दूर से उसको देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन उसको जी नहीं रहे हैं। वो वही समझ सकते हैं जो उसको जी रहे हैं, जो उसको प्रतिदिन उनके साथ घटित हो रहा है, एक रोटी के टुकड़े के लिए, एक पानी के लिए। हमारे मुजफ्फरपुर स्टेशन की जो एक वाकया, एक वीडियो आया था जी, तो वो कितना द्रवित कर देता है अंदर तक कि आप अगर वो देख के इतने विचलित हो जाते हैं, तो आप सोचिए कि जिनके साथ वो घटित हो रहा होगा, उन लोगों ने क्या सहा होगा। तो उनके लिए तो बहुत ही विषम परिस्थिति, और ऐसे में सही बात है, कई बार बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भी बढ़ जाएगी उनके मन में भी। हाशिए के लोग जो हैं, जो जिनको हम लोग मार्जिनलाइज्ड कहें या गरीब तबका कहें, तो उनके लिए तो बहुत कष्ट का समय रहा ये लॉकडाउन का पीरियड। तो अब वही है, साहित्य के माध्यम से हम उनको बता तो सकते हैं भले कि हाँ हम लिख देंगे उनके बारे में, लेकिन हम बस लिख रहे हैं, वो जिया उन्होंने है। जी जी। तो एक चीज़ है कि मतलब ये महामारी तो आया, कोरोना निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व को हताहत भी किया, आहत भी किया, बहुत सारी चीज़ें हमसे छीन करके भी ले गया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि साहित्य के लिए कुछ न कुछ समृद्धि भी देकर चला गया है। आप ऐसा, आपको जी समृद्धि तो है, क्योंकि सर देखिए, जैसे अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो ऐसे साहित्य पहले भी लिखे गए हैं। एपोकलिप्टिक फिक्शन नाम से था तो बिल्कुल, या फिर डिस्टोपिया नाम से था, तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक नॉवेल है जिसमें कि कहते हैं कि द सीड ऑफ इविल इज़ इनसाइड एवरीवन, वो आपके अंदर है, जब ऐसी परिस्थितियाँ पड़ती हैं, विषम परिस्थितियाँ पड़ती हैं, तो वो उभर कर सामने आ जाता है। तो ऐसी रचनाएं हो रही थी, उनके प्रति लोग देखते थे, सोचते थे कि अच्छा
है कुछ एक विधा लिखी गई है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा गौर नहीं फरमा रहे थे। कभी ये भी सोचते थे कि ये लिखने का क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य भी कभी नहीं समझ में आता था। लेकिन कुछ चीज़ों की प्रासंगिकता आज समझ में आ रही है। जैसे कि जो एक मूवी है कॉन्टेजियन, 2011 की रिलीज़ है, उस समय शायद उतना उसको नहीं मिला होगा वेटेज जितना आज लोग उसको देख रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग जब उस परिस्थिति को जी रहे हैं तो समझ रहे हैं कि हाँ, इसका भी कहीं ना कहीं इसकी भी प्रासंगिकता है। तो वो जब आदमी उस चीज़ों के थ्रू गुजरता है, उसको झेलता है, तब उसको समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो साहित्य तो बिल्कुल बढ़ा ही है, बिल्कुल बढ़ा है। धन्यवाद विनम्रता जी। तो जैसा कि आपने देखा, यह कोरोना भले ही वैश्विक महामारी के तौर पर आया, लेकिन और इस वैश्विक महामारी ने निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया, चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हों, मध्य वर्ग के लोग हों या निम्न वर्ग के लोग हों। तमाम लोगों को इसने प्रभावित भी किया है और अपने हिसाब से प्रकृति ने भी अपना एक नया रूप ले लिया है। कहीं ना कहीं यह हमें संवेदित किया है, स्पंदित किया है, मानवीयता की ओर भी ले गया है और सर्जना को नई धार भी दिया है। इन तमाम विषयों पर भी हमने हमारे बीच जो आए थे डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी जी और डॉक्टर विनम्रता जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी बातों को इन्होंने कहा। इसी विश्वास के साथ आज की इस परिचर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं।